हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी लेके आ रही हूँ जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बेस्ड है। ये एक शांगवन स्टोरी है। टॉप हमारा विंग है, बॉटम हमारा वांगची है। और गाइस सॉरी, मैं आपके साथ पहले एक फ़नी सी स्टोरी लेके आना चाहती थी, बट वो मैं आपके साथ इस स्टोरी के बाद शेयर करूँगी। बिकॉज़ रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ पता चली और ये जो स्टोरी मैं लाई हूँ ये एक बहुत ज़्यादा किसी की डिमांड पे आई है। ये मेरा ट्रिब्यूट है मेरी एक फ़ैन के लिए। मुझे 2 दिन पहले पता चला उन्हीं की किसी दोस्त से जो कि मेरी फ़ैन रह चुकी हैं और मेरे से बात भी करती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हीं की मतलब एक दोस्त हैं जो कि मेरी फ़ैन थी, उनकी डेथ हो गई। वो मुझे पहले सुना करती थी। वो एक डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही थी और वो हमेशा अपनी दोस्त को कहती थी कि नेहा दी को कहिएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस पे एक स्टोरी शेयर करें। बट वो कभी मुझे कह नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। बट 2 दिन पहले उनके पति ने उन्हें इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई। वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में उनका बच्चा भी गुजर गया, वो भी इस दुनिया से चली गई। और उनके साथ इतना बुरा हुआ है। जब मुझे ये उनकी फ्रेंड ने ये न्यूज़ दी, जो कि ऑलरेडी वो दोनों मेरी फ़ैन हैं, मुझे इतना बुरा लगा। और कुदरती उनकी मतलब इस दुनिया से जाने से पहले उनकी एक इच्छा थी कि मैं इस तरह की स्टोरीज़ लाऊं, ताकि बहुत सारी लड़कियां जो बोल नहीं पाती, जिनके साथ उनके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स नहीं खड़े होते, वो चाहती हैं कि मैं उनकी प्रेरणा बनूं। मैं उनके लिए ऐसी स्टोरी लाऊं जहां पर वो खुद के लिए स्टैंड करना सीखें, लोग समाज समझें डोमेस्टिक वायलेंस कोई मजाक नहीं है। आज किसी ने अपनी अपनी ज़िंदगी खो दी और एक ज़िंदगी नहीं, 2 ज़िंदगी चली गई हैं। तो गाइस सॉरी, मैं आपके साथ अभी फ़नी स्टोरी नहीं शेयर कर पाऊँगी। मुझे 2 दिन लगे इस बात को हज़म करने में, उनके साथ जो भी हुआ। और उनकी लास्ट इच्छा जब मैंने सुनी तो गाइस, चाहे मैं बहुत बुरी हूँ, चाहे मैं कैसी भी हूँ, लेकिन मैं किसी की लास्ट इच्छा अगर वो मेरे मेरे हक़ में है तो मैं उसे मतलब उस हक़ को अदा करना चाहूँगी। मैं उनकी लास्ट इच्छा पूरी करना चाहूँगी। और गाइस, उनकी लास्ट इच्छा थी मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस पे एक स्टोरी लाऊं, जिससे सुनकर लोग मत समझें कि एक इंसान जब शादी में होता है और नहीं बोल पाता तो उसे कितना दर्द होता है और क्या क्या वो सहता है। जिसको इस स्टोरी से प्रॉब्लम है, प्लीज़ गाइस वो यही स्टोरी को स्किप कर दे। बैड वर्ड्स बोलने से अच्छा है जो भी मैं स्टोरी चलाऊँगी वो कितनी इस दुनिया की कितनी लड़कियों को इंस्पायर करेगी, कितनी लड़कियों ने वो दर्द झेला होगा। और बहुत कुछ मैं इसमें शेयर करना चाहूँगी। हालांकि मैं ये स्टोरी बनाना चाहती थी, बट मैं कुछ लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी जिन्हें इस तरह की स्टोरी से हर्ट होता है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि दीदी ऐसी स्टोरी मत चलाएं, हमें दुख होता है। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि आपको फंक्शन के लिए दुख होता है, लेकिन रियल लाइफ में इंसान जो मर गया उसके लिए लोग भूल भी नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। और माँ बाप बच्चों को देखते हुए भी कि वो एक आग में जल रहे हैं, उन्हें जलने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो सिर्फ एक अफसोस दिल में रह जाता है लोगों के लिए। मुझे बहुत दुख है आज हमारे बीच वो नहीं रही हैं। मैं उन्हें एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहूँगी। हालांकि मैं उन्हें नहीं जानती, मुझे उनका नाम भी नहीं पता। वो मुझे जानती थी। आई डोंट नो, मरने से पहले उनकी एक इच्छा थी कि शायद उनका दर्द मैं बयान कर सकूं और मैं उसे आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। आई होप आप मेरी जज्बातों को समझेंगे। आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल। मुझे बहुत झटका लगा, लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए थे जब मैंने सुना कि ये सब उनके साथ हुआ है। गाइस, एक हैपनिंग स्टोरी ये नहीं होगी, दर्द से भरी होगी। जिसे नहीं सुनना वो बिना कोई हेट्रेड कमेंट किए इसे छोड़ के चला जाए, क्योंकि ये किसी की लास्ट विश है। और ये स्टोरी मैं किसी की अंतिम इच्छा के लिए सुना रही हूँ। ये मैं अपने फ़न के लिए नहीं सुना रही, इसे मैं पैसे के लिए नहीं सुना रही हूँ। यहाँ मैं किसी के उस लास्ट एहसास को, उस दर्द को बयां करने के लिए सुना रही हूँ, क्योंकि उनकी डेथ हुई है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। उनके पति ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया कि वो 9 मंथ प्रेग्नेंट होके गुजर गई हैं, वो हमारे बीच नहीं रही। और मुझे सोच के भी डर लगता है कि क्या क्या सिचुएशन रही होगी। उनका बच्चा भी उनके साथ ख़त्म हो गया। एंड आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, सॉरी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसे सुनाने के लिए। गाइस, ये जो स्टोरी है ना, ये वहाँ से शुरू होती है जब जियांग सेक्ट पूरा तबाह हो जाता है। वी विजन और बाकी सबको, जो वेंस थे, उन्होंने हमला किया था और बहुत बुरी तरह से उन्हें तड़पा दिया था। जंगचा की गोल्डन कोर ख़त्म हो गई थी। जो हमारा लवांगजी था वो अपने गूसू के लेन सेक्ट को फिर से ऊपर उठाना चाहता था।
और वो काम कर रहे थे। ये नायरन उनसे छिन चुका था और वेंसेक ने बहुत तबाही मचा दी थी। तो वो लोग वी वुशियन को अपने साथ ले जाते हैं, जिसने अपनी कोर जंगचा को दे दी थी, और उसे जंगचा को ये चीज़ नहीं पता, शिजे को नहीं पता, लेकिन ये लोग वी वुशियन को जो है वो यिलिंग में फेंक देते हैं। यिलिंग में फेंकने के बाद ये फटाफट से कलेक्ट होकर ये सारे के सारे वापस से अपने वेंसेक्ट आते हैं, और वैन रूहान यहाँ पर लोवांगची के लिए शादी का रिश्ता भेजता है कि उसके बेटों की जो शादी है वो लोवांगची, जो कि एक ओमेगा होता है, दोनों में से किसी से भी चाहे वो शादी कर सकता है, वेंचू या वेंचाओ से। वेंचाओ जो कि ऑलरेडी मैरिड था, यहाँ पर वांगची को उसकी कॉन्क्यूबाइन बनाकर लाया जा रहा था, या फिर कहें फर्स्ट कंसोर्ट को गाइस मोस्टली लोग कॉन्क्यूबाइन ही समझते हैं। तो वांगची को इसी तरीके से लेके आया जा रहा था। वांगची जो कि इस शादी के लिए राज़ी नहीं होता, लेकिन वेंसेक ने बोल दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इन आयरन इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर वांगची ओमेगा के रूप में वेंचाओ से शादी नहीं करेगा, या फिर वो वेंशू से भी शादी करना चूज़ कर सकता है। लेकिन वेंशू ने उसके भाई को बहुत तड़पाया था और वांगची के साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए वेंशू से वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन क्योंकि पूरे के पूरे लेंसेक्ट को जो बर्बाद और तबाह किया था वो वेंशू ने किया था, वो वेंचाओ के लिए ये लोग उसकी हामी भर देते हैं। वेंचाओ यहाँ पर वांगची की खूबसूरती को देखकर बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था। इवन उन्होंने वांगची के लिए ये भी लिखा था कि वेंसेक ने यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वी विजन को हीलिंग में फेंक दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने वी विजन को अपने तहखाने में रखा हुआ है। अगर वांगजी ने यहाँ पर शादी के लिए हाँ नहीं भरी तो वी विजन को जान से मार दिया जाएगा। वांगजी यहाँ डर जाता है और वेंचाओ से शादी के लिए हामी भर देता है। उसका दिल नहीं करता, आखिरी समय तक वो बहुत रोता है अपने अंकल और अपने ब्रदर के आगे। ब्रदर जो कि अभी भी मिल ही नहीं रहे थे, वो लेटर्स भी लिखता है बहुत सारे सेक्ट में कि अगर मेरे ब्रदर कहीं हो तो प्लीज़ उन्हें बता दें वो, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था। लैन चरण जो थे वो बहुत हार चुके थे, उनका पूरा सेक्ट बर्बाद हो चुका था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो फिर भी वेंसेक्ट से टाइम मांगते हैं, तो वेंसेक्ट यहाँ पर इतने ज़्यादा क्रूर थे कि वो उन्हें 12 घंटे का वक्त देते हैं और कहते हैं कि अगर 12 घंटे में उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो यहाँ पर वो पूरी सेना लेकर उन लोगों पे आक्रमण कर देंगे। यहाँ पर नी सेक्ट में नी मिंगजू के फादर की डेथ हो गई थी लड़ते लड़ते। जियांग सेक्ट पूरा तबाह था, लैन सेक्ट भी पूरा बर्बाद हो चुका था, जिसे वो अभी अभी तिनका तिनका करके जोड़ रहे थे। ऐसे टाइम में जिन सेक्ट जो कि वेन सेक्ट की ही अगुवाई करता था और उनके साथ हाथ मिलाने को कहीं ना कहीं राज़ी भी हो रहा था, ऐसे में लोवांगची और उसके पूरे सेक्ट को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वे वुजियान भी अब यहाँ पता चलता है कि वो वेंस के कब्जे में है। लोवांगची को मजबूरन वी वुजियान की जान की खातिर यहाँ पर वेंचाओ से शादी के लिए हामी भरनी पड़ती है। वो तब हामी भरता है जब पूरा वेन सेक्ट उनके दरवाजे पे बुरे से बुरे लोगों को, बुरे से बुरे हथियार को और पूरी कॉप्स की टीम को लेके आ गए थे। उन्होंने मारकाट शुरू ही करनी थी कि यहाँ पर लेंचरन जाकर उन्हें वांगची की लिखी हुई चिट्ठी दे देते हैं कि वांगची जो है वो शादी के लिए तब तैयार होगा जब वो विभूषण को छोड़ देंगे कारागार से। वेंचाओ हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले आप अपने नेफ्यू की मेरे से शादी करवा दीजिए, हमारी सुहागरात हो जाए, उसके बाद मैं विभूषण को जाने दूंगा। यहाँ पर वेंचाओ मुस्कुराते हुए झूठ बोल रहा था क्योंकि उसके पास विभूषण था ही नहीं। विभूषण हीलिंग में था और सबको लगता था कि विभूषण मर गया होगा, तो किसी ने उसके बारे में जानना ज़रूरी भी नहीं समझा। यहाँ पर लोवांगची जिसकी रो रो की बुरी हालत थी, ना उसके पास उसके भाई थे ना उसके पास कोई और थे, क्योंकि सब जानते हैं कि लैन शिचन कहीं ना कहीं छुप गए थे सारी बुक्स को ले जाकर। यहाँ पर वांगजी के दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे, ना रातें कट रही थी, और विभूषण के अलावा वो किसी को नहीं चाहता था। उसे वो याद आता है वक्त जब वो विभूषण के साथ उस गुफा में बस छुपा हुआ था। विभूषण को कितना ज़्यादा बुखार था, उसके घोड़े पे उसने सिर रख के उसके लिए गाना भी गाया था। उनका वांगशन सॉन्ग जो था वो यहाँ पर लोवांगची ने गाया था। यहाँ पर लोवांगची की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और वेंसेक्ट में यहाँ पर जो उसकी रखेल होती है वेंचाओ की, वो आती है और वो लोवांगची को यहाँ पर तैयार होने में मदद करती है। लोवांगची जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, उसने सफ़ेद कलर के कपड़े और अपना लैन रिबन बांधा हुआ था।
यहाँ पर वो उसको लैन रिबन खोलने के लिए कहती है, पर लवांग जी यहाँ पर अपना लैन रिबन किसी को भी देने से या टच करने से मना कर देता है। लवांग जी कहता है कि मैं शादी में ये सफ़ेद जोड़ा कपड़ा ही पहनूंगा। तो यहाँ पर वो हंसते हुए कहती है, क्यों, तुम अपने प्रेमी के मौत का मातम मनाने आए हो? शादी है तुम्हारी, चलो फटाफट से रेड कपड़े पहनो। लवांग जी यहाँ पर रेड कलर पहनने से रिफ्यूज़ कर देता है। तो जो वेन चाओ की रखेल थी वो उसे बहुत मारती है। उसकी मिस्ट्रेस यहाँ पर लवांग जी को एक बुरी तरह से मार मार के अधमरा कर देती है। वांग जी अभी भी बिल्कुल नहीं बोलता है कि वो रेड कलर के रोब पहनेगा। यहाँ पर लवांग जी को बहुत ज़्यादा चोट आती है। वो बिल्कुल भी लवांग जी पे रहम नहीं करती। तो वो कहती है ठीक है। जब लवांग जी की कमर उसने पूरी तरह से खून से छील दी थी, क्योंकि उसे जेलसी हो रही थी कि वेन चाओ यहाँ पर लवांग जी को छुएगा, इसलिए उसने वांग जी को मार मार के बहुत ही भद्दा सा कर दिया था। वो मन में सोचती है, अगर तुम यहाँ पर अच्छे लगे तो वेन चाओ मुझे मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा, तुम उसकी ऑफिशियल कॉन्कनबाइन हो। वो मन में ही सोच ही रही होती है और फिर कहती है, अगर तुम लाल जोड़ा नहीं पहनोगे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर वेन चाओ को कह देती हूँ। फिर वे वशियन को अगर जान से मार दिया जाए तो देख लेना, इल्ज़ाम तुम सह लोगे। लवांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती हैं और वो घूर कर उस मिस्ट्रेस को देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, वे वशियन के लिए तुम्हें ये पहनने होंगे, नहीं पहने तो उसकी मातम में तुम्हारी ये वाइट ड्रेस काम आएगी। वैसे मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। वांग जी का पूरा शरीर खूनों से भरा हुआ था। ऐसी ही कंडीशन में वो यहाँ पर अधमरी कंडीशन में जैसे तैसे उठता है। बाहर से कुछ लैन ओमेगा सर्वेंट्स होते हैं जो कि लवांग जी को सपोर्ट करते हैं खड़े होने में। लवांग जी के पूरी बॉडी पे बहुत बुरी तरह से मारने के निशान थे। उसे हंटर से मारा गया था और यहाँ पर वो लोग उसे दवाई लगाते हैं। लवांग जी उनसे दवाई लगाने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लवांग जी की पूरी बॉडी को दवाई से और बैंडेज में बांध दिया जाता है और उसके बाद उसे एक दुल्हन की तरह सजाकर यहाँ पर ले आया जाता है। वांग जी बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर उसे वेन चाओ के साथ उसी जोड़े में जाना था। वेन चाओ और बाकी सब वांग जी को दुल्हन के जोड़े से गुसू से क्लाउड रेसेस से ले जाते हैं लेन चिरन, जो कि वांग जी को कहते हैं कि वांग जी प्लीज़ वहाँ जाकर कुछ भी स्टबर्ननेस मत दिखाना, अगर तुमने कुछ किया तो ये लोग हमारे सेक्ट को तबाह कर देंगे। वांग जी जो कि हमेशा से उन उसूलों से बंधा हुआ था जहाँ पे वो सेक्ट की सारी बात मानता था और जो चीज़ सेक्ट के हित में होती थी वो वही करता था। तो वो अपने अंकल की किसी भी बात को अनसुना नहीं करता, लेकिन उसका दिल वेन चाओ के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये एक ज़बरदस्ती शादी थी। लवांग जी को पूरे रास्ते कुछ भी सोचता नहीं। वो वेन चाओ के बारे में भी नहीं देखता, एक बूंद पानी भी नहीं लेता। इवन जिस बग्गी में वो बैठा हुआ था वहाँ पर वो बेहोश तक हो जाता है और बग्गी चलाने वालों को पता भी नहीं चलता। वांग जी पूरे रास्ते बेहोश जा रहा था। उसके शरीर से सीट पे बैठने की वजह से उसके शरीर में जो घाव थे उनसे खून भी निकल रहा था, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। उसकी आंखें इतने दिनों से रो रो कर नम हो गई थी, सूज गई थी। वो अभी भी अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में विंग का ही नाम ले जा रहा था। वो विंग को याद कर रहा था और कह रहा था, विंग अगर यहाँ बात तुम्हारी नहीं होती तो शायद पूरी दुनिया जल जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद को भी जलाना पड़े तो मैं जला लूँगा। यहाँ पर वेन चाओ जो कि इन में एक जगह रुकता है और वो इन ले लेता है। वांग जी जो कि बेहोश हुआ था, वेन चाओ जब उसे उसकी पालकी से निकालता है, क्योंकि इन लोगों की अभी शादी नहीं हुई थी, इन लोगों को अभी वेनसेक जाना था, जिसके बीच में इनको एक जगह रुकना पड़ता है। वो देखता है जब लवांग जी बेहोश हैं तो वो गुस्से में अपने एक सर्वेंट से कहकर एक गिलास पानी मंगवाता है और उस पानी को वो वांग जी के मुंह पर दे के मारता है और कहता है, खड़े हो जाओ, हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वांग जी जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, वो बड़ी मुश्किल से वहाँ खड़ा होता है। उसके साथ किसी भी लैंड सर्वेंट को आने के लिए वेन चाओ ने मना कर दिया था। यहाँ पर लवांग जी की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके, तो यहाँ पर वेन चाओ मुस्कुराते हुए वेंजुलियो को कहता है कि वो वांग जी को लेकर आए। वेंजुलियो को टच से वांग जी मना कर देता है खुद को टच करने के लिए, लेकिन वेंजुलियो यहाँ पर ज़बरदस्ती उसे उसकी बग्गी से निकालता है और वो देखता है कि लवांग जी के जब वो कमर पे हाथ रखता है तो उसके हाथ खून से भर जाते हैं।
वो यहाँ पर वेंचाओ को बताता है कि लवांगची की बॉडी से खून आ रहा है। वेंचाओ जो कि मन में सोच रहा था कि क्यों ना शादी से पहले लवांगची का मिसयूज़ करके उसे वापस क्लाउड रेसेस फेंक दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन वेंचाओ यहाँ पर जब देखता है वो सबके सामने ही लवांगची के जो आउटर रोब्स थे उन्हें निकालने का ऑर्डर देता है। जब लवांगची उसकी बातें नहीं सुनता तो वेंजुलियो से कहकर, बाकी सर्वेंट से कहकर वो लवांगची के हाथ पैर बांध देते हैं और उसके पीछे से रोप फाड़ देते हैं, जहाँ से वेंचाओ को दिखता है कि लवांगची कितना ज़्यादा इंजर्ड है। उसे गुस्सा आता है और कहता है तुम एक नंबर की यूज़लेस हो। मुझे तो लगा था अगर हम इस रूम में रात बिता लेंगे इधर, तो उसके बाद तो मैं तुम्हें फेंक भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता। मैं फ़ादर को कह देता मेरा दिल तुमसे भर गया है और शादी का नहीं है। बट खैर छोड़ो, अब मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारे साथ रात गुजार सकूं। यहाँ पर लवांगची को पता था वेंचाओ एक नंबर का नीच इंसान है, गिरा हुआ इंसान है जिसे सिर्फ जिस्म से प्यार है, रूह से तो वो कभी कर ही नहीं सकता। उसने अपनी पहली बीवी को इस रखेल जो उसके साथ घूम रही है उसके लिए मार दिया, और अब वो लवांगची को भी सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए अपने घर लेके जा रहा है। लवांगची को घिन आ रही थी उसकी सड़ी हुई शक्ल देख के, लेकिन वांगजी मजबूर था, क्योंकि अगर विभूषण को यहाँ पर कुछ भी हो गया तो लवांगची खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। लवांगची बहुत प्यार करता है विभूषण से। अपनी माँ के जाने के बाद उसने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है। एक इंसान की चीज़ें उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हैं, और अगर वो भी इंसान नहीं रहा तो लवांगची जी नहीं पाएगा। लवांगची यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। वो लोग एक एक रात उस इन में रहते हैं। वेंचाओ तो अपनी उसी मिस्ट्रेस के साथ उस इन में रुकता है और उसके साथ रंगरलियाँ मनाता है। पूरी रात लवांगची को उनकी गंदी अश्लील आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लवांगची अपने कानों पे हाथ रख लेता है कि कोई इंसान इतना शेमलेस कैसे हो सकता है। अगर वो वांगजी से शादी कर रहा है, वांगजी जो कि फटे हुए जोड़े में है ब्राइड के, यहाँ पर दूसरे ही रूम में वो कमीना वेंचाओ कुछ छर्रे उड़ा रहा होता है। वांगजी मन में सोचता है सब कुछ जानते हुए भी वेंसेक ने एक दरिंदे के साथ उसकी शादी करा दी, और सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पर लेंसेक भी लवांगची की बलि देने के लिए तैयार हो गया। और क्या विभूषण को पता होगा कि मेरी यहाँ पर इस दरिंदे से शादी होने जा रही है? विभूषण उसे तय खाने में रखा गया। क्या इन लोगों ने विभूषण का भी इतना बुरा हाल किया होगा? सिर्फ मैंने एक लाल कपड़ा पहनने से मना किया तो इन लोगों ने मुझे मार मार के ऐसे कर दिया। वींग, तुम तो कितने टाइम से इन दरिंदों के जंगल में फंसे हुए हो, तुम्हें तो कितना टॉर्चर करते होंगे। क्या मैं शादी के बाद तुम्हें देख पाऊँगा? अगर नहीं भी देख पाया तो तुम्हारी आज़ादी मेरी खुशी होगी। एक बार तुम आज़ाद हो जाओ, उसके बाद मैं खुद को जान से मार दूंगा। वींग, मुझे नहीं जीना इस घटिया इंसान के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। लवांगजी मन में सोचता है कि वींग जैसे ही वेंचाओ के चीज़ों से आज़ाद होगा वो खुद को मार देगा, और उसे ऐसी घटिया और घटिया ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जीनी। लवांगजी अपने प्राउड को, अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखता था, लेकिन ये कमीना वेंचाओ जो कि दूसरे कमरे में बिल्कुल बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका था, ये जानते हुए भी कि उसकी वांगजी से शादी होने वाली है, वो किसी और के साथ रातें रंगीन कर रहा है। ऐसे इंसान बेशर्म होते हैं, बेहया होते हैं। ऐसे आदमी कभी भी अच्छे पुरुष नहीं हो सकते। महान पुरुष तो बहुत दूर की बात है, वो पुरुष ही नहीं है जिसने अपने पार्टनर का कभी भी ख्याल नहीं रखा। लवांगजी अपने आंसुओं को पोंछते हुए वींग को अपने सीने में दबाकर यहाँ सोने की कोशिश करता है, पर उसके जख्म अभी भी लाल थे। वो उल्टा होके सोता है ताकि उसकी पीठ को थोड़ा आराम मिल सके। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से नम थी, और वो सोते हुए भी रोता रहता है, और रोते रोते उसके आंसू वहीं पूरा सराहना गीला कर देते हैं। वो मन में सोच रहा था, वींग काश हम कभी मिल पाते। वींग, काश तुम जान पाते मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। उस रोज़ जब तुम मेरे घोड़े पे सिर रखे हुए थे ना, और वो कह रहे थे कि वांगजी एक गाना गाओगे, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि वो गाना मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। वींग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद उस दिन जब पहली बार तुमने मुझसे आर्ग्यू किया, तुम पहले इंसान थे जो मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे। वींग, मुझसे कभी कोई आर्ग्यू नहीं करता था।
आर्ग्यू तो बहुत दूर की बात है, मेरा नाम सुनने के बाद वो लोग मुझसे बात तक नहीं करते थे, क्योंकि मैं लैंड प्रिंस हूँ, सेकंड जेड। लेकिन तुम मुझसे आर्ग्यू भी करते थे, मुझे टीस भी करते थे और मुझसे प्यार भी करते थे। विंग, क्या तुम कभी फिर भी मुझसे ऐसे ही टीजिंग करोगे? क्या तुम वेंचाओ के मैं आगे चल के कॉन्क्यूबाइन होऊंगा? क्या तुम तब भी मुझे ऐसे ही स्माइल करोगे मुझे देखकर? या फिर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं? न जाने कितनी उम्मीदें, कितनी चीज़ों के साथ लवांची की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दिल में ना जाने कितने सारे प्रश्न थे, कितने सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर उसे नहीं पता। वो मन में सोचता था कि विंग एक अल्फ़ा होने के नाते उसे टीज़ करता है तो क्या उसे पसंद करता है? लेकिन वांगजी तो उसे पसंद बहुत ज़्यादा करता था। वांगजी उसकी खुशबू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता था। विंग की स्माइल उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया करती थी। उसे तो ऐसा लगता था जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा अगर विंग थोड़ी देर भी उसके सामने मुस्कुराता रहा। और वही मुस्कान सा चेहरा उसके सामने आता है, आँखों से आंसू फिसलते हैं और वो वहीं सो जाता है। वो अपनी नींदों में एक सरहाने को बहुत टाइटली अपने सीने से लगाकर सोता है और वो रोते रोते कहता है विंग। यहाँ सपनों में भी उसे विंग ही नज़र आता था, जो सरहाने की जगह उसके पास लेटा हुआ हो, उसके बालों को सहला रहा हो और कह रहा हो, वांगजी मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। यहाँ पर वेंचाओ जैसा कमीना इंसान गुरछर्रे उड़ा रहा था और सुबह तक वो ऐसे ही गंदी आवाज़ों के साथ चीज़ें करते रहते हैं। उसके बाद लेट सुबह वो लोग खाना खाकर निकल जाते हैं। यहाँ पर वांगची के कपड़े फटे हुए बेकार थे। नहा धोकर उसने उन्हीं पुराने कपड़ों को पहन लिया था, जख्मों पे पानी नहीं डाला था और बैंडेज भी अभी तक उसकी वही पुरानी सी थी। किसी ने उसे बैंडेज के लिए भी नहीं पूछा। वो लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं चिशान की तरफ। चिशान में उनकी शादी की तैयारियाँ होने वाली थी। वहाँ पर वो लोग जब पहुँचते हैं तो स्वागत कोई ख़ास नहीं हुआ था। वेंचाओ ने सबको बोल दिया था कि वांगजी उसकी कॉन्केबाइन है, तो इतनी ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं। वैन रूहान अपने बाकी के लोगों के साथ शुयंग जैसे इंसान को भी भेज देता है कि वो वांगजी और बाकी सबको ले आए। यहाँ पर वो लोग अपने ही बड़े चैम्बर में वांगजी और वेंचाओ को बैठकर वहाँ पर शादी के लिए बोल देते हैं। वांगजी के जिसके कपड़े ऑलरेडी फटे हुए थे वो देखकर शुयंग जो है वो कहता है, अरे सेक्लीडो वन, इनके तो कपड़े फटे हुए हैं, अगर ऐसे में ये शादी करेंगे तो लोग बाग क्या सोचेंगे? यहाँ पर मुस्कुराते हुए वैन रोहन सोचता है कि शायद पिछली रात जब उनका बेटा इनमें रुका हो सकता है उसने वांगजी के साथ सब चीज़ें कर ली हों। वो कहते हैं, अरे तुम्हें नहीं पता शुयंग, अक्सर जब मेरा बेटा किसी के साथ रुकता है तो मेरा बेटा खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। हो सकता है बच्चे हैं, जोश जोश में उसने कपड़े फाड़ भी दिए हों, कोई बात नहीं, अब तो लवांगची के साथ सब कुछ हो ही चुका है, तो वो ऐसे शादी कर लेंगे, नए जोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर लवांगजी को घिन आने लगती है कि कितना घटिया परिवार है। शुयंग लवांगजी को देख के मुस्कुरा रहा था। ओह, तो सेकंड जेड ने काफ़ी इन्जॉय की है कल की रात, मुझे नहीं पता था वो ऐसे हैं। अगर पता होता तो उन्हें कॉन्केबाइन बनाने का कभी मैं आपको सजेशन नहीं देता, वो तो पब्लिक यूज़ की चीज़ हैं। यहाँ पर लवांगजी को बहुत गुस्सा आता है घटिया चीज़ें सुन के। उनके बारे में ये लोग ये धारणा रखते हैं, कितने घटिया हैं। वेंचाओ भी यहाँ शेकी मारते हुए कहता है, मुझे बड़ा मज़ा आया लवांगजी के साथ सारी चीज़ें करके, मुझे नहीं पता था हैंगुन जो इतने पर्वर्ट हैं। यहाँ पर वो जान जान के छेड़ रहा था। यहाँ पर जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो भी वांगजी को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल, आपको क्या लगा लैंसेक्ट वालों के पास दिल नहीं होता, ये ख्वाहिशें नहीं होती? लवांगजी की आवाज़ तो कल पूरे इनमें आ रही थी। छी, कितने शेमलेस है ये इंसान। लवांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सब यहाँ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसे अभी विंग को बचाना था। वो मुट्ठी भर बंद करके अपने स्वाभिमान को एक साइड रख के वो सारी गलीज और घिनौनी बातें सुन लेता है। यहाँ पर वेंचाओ लवांगजी के साथ शादी रचाता है और उसके बाद उन लोगों की सुहागरात का टाइम आता है। वांगजी की पूरी कमर खून से छिली हुई थी, बहुत बुरी तरह से उसकी स्किन निकली हुई थी।
यहाँ पर वांगची शादी के बाद ही बेहोश होकर गिर गया था, तो डॉक्टर उसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर वेनचिंग वांगची को ट्रीट करती है तो वो बोलती है कि आज की रात वांगची और वेनचाओ साथ नहीं बिता सकते। वांगची की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो यहाँ पर उसे झेल पाए, लेकिन वेनचाओ तो कमीना था ही था। उसने वेनचिंग को कहा कि तुम लवांगची को ट्रीट करो, मैं अपने आप चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। यहाँ पर लवांगची जो कि अनकॉन्शियस बुरी हालत में पड़ा हुआ था, उसे बड़े प्यार से वेनचिंग दवाई को देती है। उस दवाई को वो सूप के तौर पे देकर उसे पिलाती है, होश में लाती है, उसकी बैंडेज करती है और फिर एक पतले से रोप से उसे ढक देती है, ऊपर एक चादर भी कस देती है। यहाँ पर लवांगची जो कि ऐसी दवाई पी रहा था जिससे उसे नींद आ जाए और वो हल्के फुल्के नशे में भी हो। यहाँ पर दवाई में नींद की दवा मिली हुई थी, ड्रग्स मिले हुए थे। वो ड्रग्स लवांगची के जो दर्द था उसे कम करने के लिए था और लवांगची को एक अच्छी नींद देने के लिए था, ताकि लवांगची जो था वो अच्छे से सो जाए। लेकिन वेनचाओ को ये चीज़ पता चल जाती है। वो बहुत कमीना था। वो अपने लिप्स को लिक करने लगता है और सोचता है कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। वो जब सब सो गए थे तो आधी रात में लवांगची के रूम में जाता है। लवांगची जो कि 50 या फिर कहें कि 75% नींद में था, उसकी बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। तो वेनचाओ ऐसे रात में सिर्फ एक दिया जल रहा था वांगची के कमरे का। वेनचाओ पहले उसे बुझा देता है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतार देता है। वेनचाओ की कमीनापन तब हट जाता है जब वो वांगची की बॉडी से धीरे से वो उस रजाई को हटाता है। वो अनकॉन्शियस वांगची के धीरे धीरे पास आकर उसके पैरों को खोलता है और वांगची जो कि बेड की तरफ उल्टा लेटा हुआ था, उसकी चेस्ट जो थी बेड की तरफ थी। यहाँ पर वांगची इस तरह से जब लेटा हुआ था तो वेनचाओ उसको बिल्कुल उसके बीच में आकर उसके ट्राउज़र्स को ज़बरदस्ती खोल देता है, इवन कहीं कि फाड़ ही देता है। और वांगची के रोप्स अभी भी उसके अपर बॉडी को ढके हुए था। वेनचाओ उसके रोप्स को ऊपर उठाता है और वह वांगची की लोअर बॉडी को देखने लगता है जो उसके सामने बिल्कुल निकट थी। धीरे धीरे वेनचाओ वांगची के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वांगची जो 75% नींद में था, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसे जैसे ही दर्द का एहसास होता है और समझ में आता है उसके साथ क्या हो रहा है, वो बहुत तेज़ चिल्लाता है। वो हेल्प की गुहार लगाता है और बहुत रोता है। वो बेड पे अपने हाथ मारता है। वेनचाओ यहाँ पर लवांगची के ही फॉरहेड रिबन को उसके हाथों पे पीछे से बांध देता है। फॉरहेड रिबन को बांधने के बाद वांगची हिल नहीं पा रहा था, कोई भी सपोर्ट नहीं था उसके पास। वेनचाओ बैक से उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगता है। ये संबंध नहीं थे, ये रेप था। वांगची के साथ वो इस कंडीशन में इतनी बुरी तरह से चीज़ें करता है और वांगची जब चिल्लाता है तो वो वांगची के चेहरे को उसकी के पिल्लों में घुसेड़ देता है ताकि वो शोर ना मचा सके। और वो लवांगची के बालों को इतनी ज़ोर से खींचता है और उसके सिर को फिर से एक पिल्लों के अंदर दे मारता है और कहता है कि अगर तुमने आवाज़ की तो तुम्हारी इस बॉडी को ख़त्म कर दूँगा। वो ज़बरदस्ती वांगची के जो कपड़े थे उन्हें हटाता है। वो वांगची को मार्क करना चाहता था, फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है जब एक अल्फ़ा एक ओमेगा को मार्क नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? तुम वही हो जो उसे कहा जाता है एक वेश्या। तुम मेरे लिए मेरी एक वेश्या ही हो। और वो लवांगची को मार्क करने से मना कर देता है। वो लवांगची के साथ ज़बरदस्ती नोट करता है ताकि लवांगची प्रेग्नेंट हो जाए। वो ज़बरदस्ती वांगची को पूरी रात टॉर्चर करता है जब तक वांगची बेहोश होकर गिर नहीं जाता। वांगची की सांसें भी बीच बीच में थम जाती थी, लेकिन वेनचाओ का दिल कभी नहीं कांपा। वांगची बहुत रोता है, बहुत बिलक बिलक कर रोता है, लेकिन वेनचाओ उसे पूरी रात नहीं छोड़ता जब तक वांगची बेहोश ना हो जाए और वेनचाओ सेटिस्फाइड ना हो जाए। वो इसी तरह से इसी पोज में बिल्कुल वांगची को तोड़कर उसके साथ 3 राउंड सेक्स करता है। वांगची जो कि टूट चुका था और वेनचाओ यहाँ पर बुरी तरह से उस पर हंस रहा था। वो अपने नीचे वांगची को इतनी बुरी कंडीशन में देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था। वांगची जिसे ऑलरेडी उसकी मिस्ट्रेस ने मार मार कर उसकी आधी शक्ति तो ख़त्म कर ही दी थी। बची कुची लैन रिबन ने उसके हाथ बांधे हुए थे और तीसरी चीज़ उसके बालों को, उसके मुंह को पिल्लों के अंदर धसेड़ रखा था। ऐसी गंदी कंडीशन में
वेन चाओ जैसे कमीने ने उसकी बॉडी पे दोबारा से इतने सारे हंटर चलाए थे कि चाहकर भी अगर वो पीछे धकेलना चाहता तो नहीं धकेल पाता। उसके जख्मों को फिर से कुदेर दिया था और वेन चाओ 3 राउंड के बाद ही यहाँ पर लवांगची के पास ही सो जाता है। लवांगची जो कि बिल्कुल बेहोश पड़ा था, ना हिल पा रहा था ना कुछ, और यहाँ पर सारे के सारे वांगची की आवाज़ों को सुन के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे थे। वेंशु यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के साथ वाइल्ड सेक्स करना शुरू कर देता है और शुयांग भी यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के साथ वाइल्ड सेक्स शुरू कर देता है। और तो और वेन रूहान भी बड़ा कमीना होता है। वो अपनी मिस्ट्रेस को कहता है, मेरे बेटा कितना लकी है, उसे कितनी सुंदर कॉन्केबाइन मिली है। काश मैंने वेन चाओ की जगह अपना रिश्ता लवांगची के लिए भेजा होता तो वो उनकी स्टेप मदर बन सकता था। मुस्कुराते हुए उसकी वो मिस्ट्रेस कहती है, कोई बात नहीं, अब भी कौन सा कमी है, कौन सा आपका बेटा उससे प्यार करता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वेन रूहान कहता है, मुझे सेकंड हैंड चीज़ें पसंद नहीं। और फिर वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर अब लवांगची की दुनिया की मिजरेबल चीज़ें शुरू होने वाली हैं। उसकी ज़िंदगी की तबाही और मैरिटल रेप से उसकी लाइफ का डोमेस्टिक वायलेंस शुरू होता है। गाइस, अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो बिना कोई हेट्रेड कमेंट किए आप छोड़ दीजिए, मत सुनिए इस स्टोरी को, क्योंकि ये स्टोरी बहुत सारी लोगों की लाइफ पे बेस्ड है। मैं ये नहीं कहती कि ये किसकी लाइफ पे है, मैं क्लेम नहीं करती, बट बहुत सारे लोग इन चीज़ों को झेलते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, आवाज़ उठानी होगी। ये उन लड़कियों के लिए है जो ये सब चीज़ें झेलती हैं और सिर्फ माँ बाप का सोच के या ये सोच के कि हम दुर्बल हैं कोई स्टेप नहीं ले पाती। उन्हें उनके लिए सबसे पहली चीज़ थी, उन्हें अपनी ज़िंदगी में तालीम, पढ़ाई, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सेकंड चीज़, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कमाना चाहिए। और जब वो अपनी पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, कमाएंगी और किसी के अधीन नहीं रहेंगी, तो वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर पाएंगी जैसे कि एक मर्द करता है। जब आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होते, आपकी बात में कोई वजन नहीं होता, आपकी कोई नहीं सुनता, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते, तब भी दुनिया आपको बहुत ही गलत नज़रों से देखती है। हाँ, आप कितने भी काबिल हों, लेकिन उसके लिए शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। बस लड़कियों को आज की डेट में अपनी एजुकेशन पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे और अपनी कमाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाथ में आईफोन हो ना हो, डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। और गाइस, जितना आप प्यार दूसरे एक्टर्स को देते हैं, उतना प्यार खुद के स्वाभिमान को भी दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और गाइस, जो भी अनकंफर्टेबल होता है, मैं फिर कहती हूँ, आप उसे छोड़ सकते हैं। वहीं मैं आपके फ़ैसले की कदर करूँगी। आप मुझे भी मत बताइए कि आप छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मत देखिए। लेकिन ये कहानी किसी को ट्रिब्यूट करने के लिए है और किसी की आखिरी इच्छा है तो मैं इसे ज़रूर सुनाऊँगी। बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।